Assalamu alaikum, dear students of grade 6. Now we further continue our topic that initially we have done about the atoms and the electric current. Actually it's the flow of the electrons which results in the formation of an electric current, or in this connection we have also done about the circuit. The things which are used in a proper, like the wires and the filament at the bulb and the cell of the battery and the flow of electrons make up a complete circuit. अच्छा, अगर हम इसी को कंटिन्यू करें तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ना सिर्फ हीट और लाइट के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, बल्कि बाद औक़ात वो चीज़ों को, कुछ ख़ास कंपाउंड्स को मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स में और मुख्तलिफ़ पार्ट्स में भी स्प्लिट या डिकम्पोज कर सकता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोलिसिस. जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर एसिडिफाइड वाटर है, ठीक है, और उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड जो है वो गुजारा जाए, तो वाटर चूँकि आपको पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस पर मुश्तमिल है, तो जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एसिडिफाइड वाटर के ज़रिए फ़्लो करता है तो पानी भी दो अलग अलग गैसेस में स्प्लिट हो जाती है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में जो है वो उसको स्प्लिट किया जा सकता है. फिर इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पर आप देखें डायग्राम में जिस तरह से आपको दिखाई भी दे रहा है कि सोडियम हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो कि कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, कॉमन सॉल्ट को अगर पानी में डिज़ोल्व किया जाए और ऐसे सोल्यूशन को अगर उससे ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए, तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है सॉल्ट सोल्यूशन से, तो सोडियम क्लोराइड बेसिकली सोडियम और क्लोराइड आइंस में स्प्लिट हो जाता है. ठीक है, पानी तो है उसके अंदर मौजूद, प्लस सोडियम क्लोराइड क्या था, सॉल्ट था, यानी सॉल्ट सोल्यूशन मौजूद था. सोडियम क्लोराइड जो है वो बेसिकली स्प्लिट हो रहा है सोडियम और क्लोराइड आइंस में. यही सोडियम जब पानी के साथ मिलता है तो कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बनाता है, जिसको हम अक्सर सोडियम कंपाउंड वगैरह को बनाने में इस्तेमाल करते हैं. साथ साथ जो हाइड्रोजन या क्लोरीन वगैरह जो है वो भी एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो इस प्रोसेस से हासिल की जा सकती है. फिर इसी तरह से आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट्स, इन दोनों का एक बहुत बाकायदा और या कह सकते हैं कि बड़ा ग्रैंड सा कनेक्शन है. या मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1819 बाय अ डैनिश साइंटिस्ट. तकरीबन 1819 में एक साइंटिस्ट थे हैंस ऑरिस्टस. उन्होंने सबसे पहले इस बात को डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म या मैग्नेट का एक बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है. यानी जिस लार्ज स्केल पे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है पावर स्टेशंस में, वो बेसिकली इसी वजह से हो रही है कि स्पिनिंग की जा रही होती है. बहुत बड़े बड़े से आयरन बार्स होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जिससे बहुत तेज़ी के साथ मैग्नेट्स को रिवॉल्व करवाया जाता है, और इसके नतीजे में हाई अमाउंट ऑफ जनरेटर्स की शक्ल में ये सारे काम जनरेट हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है जो घरों तक हमारे सप्लाई हो रही थी. और ये दोनों प्रोसेस वाइस वर्स हैं, यानी दोनों कंडीशंस में अगर आयरन बार है जैसे, और उसके ज़रिए से उसको अगर वायरिंग की जाए, से कॉइलिंग करी जाए आयरन बार में से, और उससे इलेक्ट्रिसिटी उसके ज़रिए गुजारी जाए, तो वो एक बहुत अच्छा और पावरफुल सा मैग्नेट बन सकता है. और इसी तरह से अगर पावरफुल मैग्नेट से अगर आयरन बार को बहुत तेज़ी के साथ स्पिन कराया जाए तो भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है. यानी मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी से किसी भी आयरन बार को मैग्नेट बनाया जा सकता है. ये दोनों चीज़ें जो वाइस वर्स हो सकती हैं. जब भी आजकल के दौर में अब बड़े बड़े जो इस तरह से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सॉर्टिंग है जिसमें आयरन की लिफ्टिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको दूसरे पर्पसेस में इस्तेमाल किया जा रहा है. या फिर जिस तरह से आपको पता है ट्रेन्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन्स हैं, वो आमतौर से इतनी क्योंकि उसमें बहुत स्मूथ और क्वाइट राइड्स होती हैं, ये भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि उसमें कोई शोर शराबा इन ट्रेन्स में नहीं हो रहा होता. इसी तरह से वेरियस सर्जन्स आल्सो यूज दिस पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट टू रिमूव अ स्टील स्प्लिंटर. यानी आई से अगर खुदा न खास्ता कोई मैग्नेटिक चीज़ जो है वो अगर रिमूव करनी है तो उसके लिए भी बहुत पावरफुल मैग्नेट्स वगैरह इस्तेमाल किए जा रहे थे. यानी उसको राइट पोजीशन पे रखा जाता है, करंट के ज़रिए से जो चीज़ आपने पुल आउट करनी है वो उसके ज़रिए से आउट कर जा सकती है. ठीक है, ट्रेन्स हैं और इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर की पेशेंट्स भी के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है सर्जन्स में. फिर अगर हमारे इधर देखें तो टेलीफोन है, इलेक्ट्रिक बेल्स हैं और मेटल डिटेक्टर्स वगैरह, इवन वो भी जो आपने देखा भी होगा एयरपोर्ट्स वगैरह में किसी भी जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह बैठे होते हैं, दैट आर ऑल्सो कि कोई नाइफ है या गन है उसको डिटेक्ट करने के लिए मेटल डिटेक्टर्स वगैरह जो कि एक तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ही
कहने अचीवमेंट है या उसकी एक डिस्कवरी है, जो कि टीवी, रेडियो सेट, सीडी प्लेयर्स यानी साउंड सिस्टम से लेकर अब बहुत बड़े और ग्रैंड लेवल पर भी इस इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के ज़रिए, ब्रॉडली अगर हम इसको कहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ज़रिए से हम बहुत सारी चीज़ों को अपने लिए आसान बना रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट की, तो इसमें दो अहम चीज़ें होती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारा बिल जो है इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी या कंजम्पशन का, वो इट इज़ बेसिकली डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। एक तो ये कि हमने कितनी देर कोई चीज़ जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जितने लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है कि वो उसका ड्यूरेशन बढ़ेगा और डेफिनेटली एनर्जी कंजम्पशन या इलेक्ट्रिकल जो चार्जेस हैं या बिल्स हैं वो ज़्यादा आएंगे। या फिर दूसरी एक अहम चीज़ होती है कि हम कितने पावर का वाट्स जो है वो अपने पावर के अप्लायंसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अगर आप दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक है टाइम ड्यूरेशन, दूसरा है उसका पावर। अगर कोई चीज़ 2 घंटे इस्तेमाल हो रही है तो डेफिनेटली वो चीज़, और एक चीज़ अगर 1 घंटे इस्तेमाल हो रही है तो हमारा टाइम कंजम्पशन डबल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल में फ़र्क पड़ सकता है। या फिर कितने पावर का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो पावर कंज्यूम कर रहा है। लाइक अगर 500 वाट्स का अगर कोई टोस्टर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और उसके मुकाबले में 1000 वाट्स का अगर कोई अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं, तो जो चीज़ कम यूज़ हो रही है, पावर जिसका कम है, तो डेफिनेटली उसका बिल भी कम होगा। लेकिन अगर वही चीज़ अगर डबल वाट्स वाली कोई चीज़ हम कम देर भी इस्तेमाल करें लेकिन कंजम्पशन चूँकि ज़्यादा है, तो डेफिनेटली चार्जेस में भी फ़र्क आ सकता है। फिर इसी तरह से अगर हम सेफ्टी रूल्स की बात करें तो डेफिनेटली अब ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह जहाँ हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, वहीं थोड़े से ख़तरनाक भी हो सकते हैं। लेकिन हर चीज़ को अगर उसके अकॉर्डिंगली यूज़ किया जाए तो डेफिनेटली उनसे हमें फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, बचाया जा सकता है अपने आप को नुकसान से। यानी गीली चीज़ें, गीले हाथों से आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो तार वगैरह है वो उसको हाथ ना लगाएं। कभी भी जो है वो कारपेट के अंदर से जो कारपेट यानी जो तारों का एक सिलसिला है वो कारपेट के अंदर से ना लेके जाएं, क्योंकि होता नुकसान हो सकते हैं। अगर एक ही सॉकेट में बहुत सारे प्लग्स अगर हम लगा देंगे तो वो उसको डेफिनेटली बर्स्ट होने का ख़तरा होता है। इसी तरह से कोई फॉल्टी अप्लायंस है, तार कटा हुआ है, फटा हुआ है और अंदर से बेयर कॉपर के वायर्स अगर नज़र आ रहे हैं, उसको रन कर दिया, लगा दिया, तो उसमें से भी स्पार्किंग हो सकती है। टूटे फूटे ना लगाएं, बहुत ज़्यादा बर्डन ना डालें और गीले हाथों से ना कभी खोलें। तार लटक रहे हैं उसी चीज़ों में अगर कोई और चीज़ें भी हमने स्ट्रंग कर दी हैं वो भी ख़तरनाक हो सकती हैं। या इसी तरह से जो काइट्स वगैरह लोग बच्चे उड़ा रहे होते हैं और वो भी पाइपलाइंस वगैरह, पावर लाइंस वगैरह हैं, तो वो भी उसके तार से मतलब कटने का और नुकसान होने का अंदेशा हो सकता है। तो दैट इज़ सम ऑफ द फ्यू स्पेशल एस्पेक्ट्स जिस पे अगर हम ज़रा सा तवज्जो दें तो हम सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, नुकसान से बचा जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट। आई होप इट्स एन ईजी, इसमें भी कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, बट इफ स्टिल यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू मे आस्क। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।